तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों और छात्राओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और स्पेशल भी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के 3 ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश को ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी इन 3 पद्यांश में से एक ना एक पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो, मैंने ऐसे ही एक गद्यांश पर वीडियो बनाया था ना, जिसको बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया और कमेंट कर रहे थे सर आप पद्यांश पर भी वीडियो लेकर आइए, क्योंकि पद्यांश हमें थोड़ा सा टफ लगता है। तो भैया आज मैं आपको पूरे हिंदी के बुक के 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश है ना, वो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, साथ में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका पद्यांश का 10 नंबर है ना, विथ ट्रिक कैसे आप सॉल्व करके आओगे। मतलब आपको पद्यांश को सॉल्व करने का बेहतरीन ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज आप हिंदी में अपना 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए भैया, क्योंकि ये पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रिक के साथ मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखो, मैं ऐसे बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर लिया, क्वेश्चन बैंक लिया और उनमें देखा मैंने कि ऐसे कौन से पद्यांश हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, तो मुझे यही 3 पद्यांश मिले हैं। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा भैया कि टॉपर जो है वो पद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पद्यांश का आंसर लिखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं भैया कि आपका पद्यांश जो है ना, वो किस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो, आपको मैंने बताया था कि आप पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा मनु, गीत, इन 4 चैप्टर का जितना भी पद्यांश है आप तैयार कर लो भैया, 10 नंबर आपका वैसे ही फिक्स है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको सॉल्व करने का ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे आप पद्यांश को सॉल्व करोगे विथ ट्रिक, और 10 में 10 कैसे आपको एग्जामिनर देगा। ऐसे लिखोगे ना तो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर है खुश होकर आपको 10 में 10 नंबर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। 2-2 दिन बैठकर अगर मैं आपके लिए ये पद्यांश तैयार कर सकता हूं ना, तो क्या आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत नहीं कर सकते? खूब मेहनत करो ताकि इस बार हिंदी में आप 100 में 95 प्लस लेकर आओ। और वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो भैया यहां से देखते हैं। सबसे पहला जो पद्यांश है ना, देखो मैं आपको 3 पद्यांश बताऊंगा और तीनों आपके 3 अलग अलग चैप्टर से होंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो, ये आपको पद्यांश दिया गया है, ठीक है, इसके नीचे आपको इसी पद्यांश से रिलेटेड देखो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपको 2-2 नंबर यहां पर मिलेगा और टोटल 5 क्वेश्चन है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। कैसे आंसर लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो भैया, जो पद्यांश मैंने लिया है ना, आप इस साइड में देखिए, असली खेल 2020, 22, 24 सब में ये आ चुका है, तो इस बार भी पूरे के पूरे चांसेस हैं। तो चलो सबसे पहले ध्यान से समझो इस पद्यांश का क्या करना है। देखो भैया, ये गद्यांश नहीं है कि आपको 5 क्वेश्चन का आंसर ना सीधा सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा। इस गलत फहमी में मत रहना। मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए हैं, उनको आप हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे से पढ़ना। देखो, इस पद्यांश का अगर आपको हिंदी मीनिंग आएगा ना, तब आप 5 क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। और अगर हिंदी मीनिंग नहीं आएगा तब भी मैं ट्रिक बता दूंगा, लेकिन जहां तक हो सके आप हिंदी मीनिंग आपको आना चाहिए। देखो, मैं पहले हिंदी मीनिंग के साथ समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा विथ ट्रिक। देखो भैया, क्या है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले,
मतलब होता क्या है भैया, ये जो पद्यांश है ना, मैं बता देना चाहता हूं, ये पवन दूतिका चैप्टर का पद्यांश है और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा, क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है राधा जी को छोड़कर चले गए हैं। अब राधा जी पवन को यानी कि वायु को अपना दूत बनाकर भेजती हैं कि तुम श्री कृष्ण जी के पास जाओ और मेरी सारी समस्या उनको सुनाओ, ठीक है, क्योंकि प्रेमिका है वो कृष्ण जी की। तो देखो क्या कह रही हैं, वो क्या कह रही हैं पवन से, देखो, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मतलब मेरे प्यारे मेरे प्रिय नौ जलद, नौ जलद का मतलब होता है नए मेघ, जो नए बादल होते हैं, ठीक है, उसके समान, और कंज से नेत्र वाले, कंज का मतलब कमल से, नेत्र वाले यानी कि आंखों वाले, जाके आए ना मधुवन से, वो मधुवन से चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मतलब राधा जी पवन से कह रही हैं कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा, कि हे पवन मेरे प्रिय, मतलब मेरे प्रिय नए मेघों के समान रूप वाले और कमल के समान नेत्र वाले जो श्री कृष्ण हैं, वो मधुवन से चले गए हैं और अभी तक वो वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने कोई मेरे लिए संदेशा भेजा है। देखो मैं हिंदी मीनिंग इसलिए बता रहा हूं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं समझ पाओगे और भी मैं पद्यांश आगे आगे लाऊंगा, टेंशन मत लेना, ये 3 जरूर पढ़ लेना, ठीक है। देखो अगला क्या है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बाउली हो रही हूं। अब राधा जी कहती है मैं रो रो कर प्रिय विरह यानी कि प्रिय श्री कृष्ण के विरह बिछड़ने से बाउली हो रही हूं, नहीं कि पागल हो रही हूं, ठीक है। अब वो कहती है मैं श्री कृष्ण जी के विरह में, उनके बिछड़ने से मैं रो रो कर पागल सी होती जा रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब वो पवन से कहती है जाके जाओ मेरी सब दुख कथा, मेरी सारी प्रॉब्लम, मेरे सारे दुख को श्याम यानी कि श्री कृष्ण को तू सुना दे, सुना दो। वो कहती है कि मैं श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से रो रो कर पागल सी होती जा रही हूं, हे पवन तुम जाओ और मेरी सारी प्रॉब्लम, मेरा सारा दुख तुम श्याम को यानी कि श्री कृष्ण को सुना दो। देखो मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, और थोड़ा टाइम निकालकर वीडियो जरूर देख लेना भैया। कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं मिलेगा, जितने अच्छे से देखोगे उतनी अच्छे से समझ में आएगा, और जैसे ही पद्यांश आएगा ना आप चुटकियों में उसका आंसर करके आएंगे। फिर देखो राधा जी क्या कहती हैं, ध्यान से समझो। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चलना, जितना ज्यादा आप लोग लाइक करते हो ना हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे देखो, ज्यो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, मतलब राधा जी पवन से कहती हैं ज्यो ही, जैसे ही मेरा भवन, मेरा घर छोड़कर, तज का मतलब छोड़कर, तू अल्प आगे बढ़ेगी, तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली, शोभा से युक्त, सुखद कितनी, सुख प्रदान करने वाली कितनी, मंज कुंजे मतलब जो करौंदे का बगीचा होता है, जो लता झाड़ियों वाला क्षेत्र होता है, मिलेंगी मिलेंगी। अब वो कहती है हे पवन जैसे ही मेरे घर को, मेरे भवन को छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा से युक्त और सुख प्रदान करने वाली तुम्हें लता झाड़ियों का क्षेत्र यानी कि करौंदे का जो बगीचा होता है ना वो सब मिलेगा, यानी कि लता झाड़ियों का क्षेत्र तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगा। देखो प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, मतलब प्यारी छाया अपनी छाया से और मृदुल स्वर और मधुर वाणी से मोह लेंगी तुझे वे तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी, तो भी मेरा दुख लख, तो भी मेरे दुख को लख ध्यान में रखकर वहां जाना, वहां तुम जाना, विश्राम विश्राम ना लेने लगना, ठीक है। वो कहती हैं कि जैसे ही मेरे भवन को छोड़कर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी ना, शोभा से युक्त और सुख प्रदान करने वाली तुम्हें लता झाड़ियों का क्षेत्र मिलेगा, वो अपनी प्यारी छाया और मधुर वाणी से तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी, तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना, तो भी तुम मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहां जाना विश्राम मत लेने लगना। देखो मैं आपको अच्छे से इसलिए समझा रहा हूं ना ताकि आप लोग समझ जाओ, 10 नंबर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। अब देखो अगर आप हिंदी मीनिंग निकाल ले गए ना तो आपको यह पता चल जाएगा ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके कवि कौन है, आपको पता चल चुका होगा क्योंकि यहां पे राधा और पवन की बात की जा रही है, तो ये पवन दूतिका चैप्टर का पद्यांश है, इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है भैया, ध्यान से समझो,
पांचों क्वेश्चन का आंसर पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद हम लिखना सीखेंगे भैया, टेंशन मत लेना। देखो, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया ना। तो किस चैप्टर के कवि कौन है वो आपको पहले से ही याद रखना है भाई, कि पवन दूतिका के कवि जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, कैकेयी का अनुताप के मैथिली शरण गुप्त हैं, श्रद्धा मनु के जयशंकर प्रसाद हैं। ये सब आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना। दूसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है किसकी? देखो, इन दोनों लाइनों के नीचे रेखाएं हैं, जो स्टार्टिंग के दोनों लाइन है ना, उसके नीचे रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में क्या लिखोगे? जो मैंने अभी हिंदी मीनिंग बताया ना, वही यहां पे लिखना है। ठीक है, बहुत आसान है। अभी 2 नंबर आपका फिर से कंप्लीट हुआ। अब बाकी तीनों क्वेश्चन का आंसर आप तब दे पाओगे ना, जब आपको हिंदी मीनिंग पता होगा। देखो, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा बताओ? अभी मैंने पढ़ाया, पवन दूतिका द्वारा राधा जी ने श्री कृष्ण जी को संदेश भेजा है। मतलब राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो हिंदी मीनिंग आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, आप उन पद्यांश को जाकर घोल कर पी लीजिए जो सबसे ज्यादा आए हैं, और मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, टेंशन मत लेना। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो देखो, राधा जी ने क्या कहा था? मेरे प्यारे नौ जलस से कंज पे नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो श्री कृष्ण आकाश में छाए नवीन बादलों के समान रूप वाले हैं और उनके नेत्र कमल के समान है। यही तो कहा था राधा जी ने, तो वही यहां पे लिख लेना है। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं है भाई, बिल्कुल हलवा है। अगर आप टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे ना, तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। इंजॉय के साथ पढ़ो, कोरिलेट करके पढ़ो। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा जी ने क्या कहा था? उनकी दशा क्या थी? देखो, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। मतलब राधा जी की मनोदशा क्या थी? राधा जी श्री कृष्ण जी के विरह में रो रो कर पागल सी होती जा रही हैं, यही उनकी मनोदशा है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है। अब चलो एक एक करके हम इसका आंसर लिखेंगे। जब भी इसका आंसर लिखना ना, प्रश्नोत्तर संख्या प्यारा सा डाल देना और ऐसे लिखना, मेरे प्यारे डॉट 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 करके विश्राम लेना। देखो ऐसे, मेरे प्यारे डॉट 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 करके ना विश्राम लेना। पहला क्वेश्चन है, अब एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखो। पहला है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। लेकिन हम संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं। देखो, इसमें भी लिख सकते हैं फर्स्ट संदर्भ। दोनों तरीका सही है, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो चाहे संदर्भ के रूप में लिख दो। लिखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है प्रिय प्रवास। इससे हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। जिसके नीचे मैंने लाल कलर से अंडरलाइन किया है ना, उसका आप लोगों को उसको ब्लैक पेन से लिखना, बाकी आप ब्लू से लिखिएगा। ठीक है, तो देखो यहां पे ये हो गया कवि का नाम, ये हो गया शीर्षक का नाम, और 2 नंबर आपके नाम। मतलब प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। ऐसे लिख दो, या तो फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दोनों तरीका बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लो बच्चे बाड़ी, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है किसकी? मेरे प्यारे नौ जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। इसकी व्याख्या करनी है, बहुत आसानी से मैं समझा देता हूं आपको। देखो कैसे लिखेंगे इसका। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और वही लिखेंगे भैया जो मैंने आपको बताया था अभी हिंदी मीनिंग। देखो, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है कि कब आएंगे। ठीक है, तो 2 नंबर आपका यहां पर भी फिक्स है। समझ रहे हो मैं जिस तरह से आपको समझा रहा हूं ना,
बहुत आसान तरीके से मैं चाहता हूं आप लोग समझ जाओ, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। चलो भैया अगला क्वेश्चन देख लो, तीसरा। पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो मैंने बताया था पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। बाकी तीनों क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं, एकदम हलवा, और उसका आंसर आप लिख भी लोगे। नहीं भी आ रहा है ना, फिर भी पद्यांश का आपको बढ़िया संदर्भ डाल के कुछ ना कुछ लिखना है, बैठना नहीं है, ठीक है। चलो चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो देखो, कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। यही तो बताया गया था। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। कितना आसान है आप खुद ही सोचो। जो बच्चे डरते हैं सर हमें पद्यांश सॉल्व करना नहीं आता, पद्यांश का हिंदी मीनिंग निकालना नहीं आता, भाई एग्जाम्पल देख लो कितना आसान है। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, छोटे बच्चे नहीं हो। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, 10 नंबर कंप्लीट करो। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। 2 नंबर। ऐसे करके आओगे तो 10 में 10 नंबर पाओगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, फिर मैं आपको दूसरा वाला इंपॉर्टेंट पद्यांश बताऊंगा जो कि दूसरे चैप्टर से होगा। तो चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया आप दूसरा वाला पद्यांश देखेंगे, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे सन भले ही ना लिखा हो ना, लेकिन ये रिकॉर्ड बोलता है कि ये बहुत स्पेशल है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये पद्यांश, और प्रोसेस सेम है। देखो ये पद्यांश है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन है और ऐसे आपको आंसर लिखना है। तो चलो भैया इसको भी पढ़ते हैं, अभी समझ में आ जाएगा ये किस चैप्टर का पद्यांश है। देखो, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, वो चंद्र लोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। अब प्रभु आ गया तो हमारे चैप्टर में जो प्रभु शब्द यूज हुआ है ना, वो श्री राम जी के लिए यूज हुआ है। तो आपका ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है, और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, राष्ट्र कवि जो हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, इनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं। तो भाई ये जो है कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है, मतलब जो श्री राम जी को जो कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, ताकि उनका जो पुत्र भरत है वो अयोध्या का राज्य उसको मिल जाए, इसीलिए, ठीक है। तो अब होता क्या है कि कैकेयी जी जो है ना, श्री राम जी की कुटिया के सामने आकर वो पश्चाताप करती हैं। उन्हीं की ये लाइनें हैं, देखो क्या है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी कि तदंतर के पश्चात बैठी बैठी सभा, एक सभा, उटज, उटज का मतलब कुटिया, कुटिया के आगे, ठीक है, मतलब जो श्री राम जी की कुटिया है ना, उसके सामने एक सभा बैठी हुई है। उस सभा में अयोध्या वासी भी हैं, भरत जी भी हैं और कैकेयी जी भी हैं, ठीक है। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, तो उसको देखकर, उस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है ना, नीले वितान, नीले मंडप के तले नीचे दीप, दीपक बहु जागे, बहुत सारे जगमगा रहे हों। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है ना कि नीले आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत सारे तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। वहां पे जो अयोध्यावासी हैं, श्री राम जी, अयोध्यावासी भरत हैं और जो कैकेयी जी हैं, सब उस सभा में बैठे हुए हैं। फिर क्या होता है, देवता भी ऊपर से देख रहे हैं क्या निर्णय होगा आज। तो देखो, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, मतलब टकटकी लगाए, एक टक लगाए नयन, आंख, सुरों, देवताओं के थेवे, मतलब देवतागण भी एक टक लगाए देख रहे थे, टकटकी लगाए एकदम देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे, मतलब परिणामोत्सुक, वो परिणाम के लिए उत्सुक थे, वह भयातुरो, डरे हुए थे वो, ठीक है। और वे जो है ना, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे कि रिजल्ट क्या आएगा भाई, ठीक है, एग्जाम वाला रिजल्ट नहीं, उन दोनों के जो बीच बहस होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा। और वो डरे भी हुए थे कि कहीं श्री राम जी कुछ अनुचित कदम न उठा लें, ठीक है। आगे देखो, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, वहां पे जो बगीचा था ना, जो करौंदे का बगीचा था, उसके जो
पुष्प हैं उनसे वायु रह रह कर आ रही थी। देखो उत्फुल्ल मतलब प्रसन्न, करौंदी कुंज, करौंदे का बगीचा, वायु रह रह कर आ रही थी। मतलब जो करौंदे का बगीचा है ना, करौंदा एक फल होता है, पहले होता था, तो क्या हुआ कि उससे जो है वायु रह रह कर आ रही थी, उसके पुष्पों से वायु रह रह कर आ रही थी, करती थी, कर रही थी सबको सबको पुलक पूर्ण, मतलब आनंद से परिपूर्ण, मह मह कर, महक महक कर। और वहां बैठे जितने भी लोग थे ना, सबको आनंद से और अपने सुगंधित वायु से वो परिपूर्ण, यानी कि आनंद से प्रसन्न कर रही थी। आगे देखो वहां का माहौल देखकर क्या लग रहा था, वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वासी। और वहां का माहौल देखकर लग रहा था कि वो चंद्रलोक सा प्रतीत हो रहा था, कहां चांदनी वासी। तभी उसी माहौल में प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी, प्रभु श्री राम बोले गिरा वाणी में गंभीर गंभीर, निर्निधि सागर जैसी, ठीक है। तभी प्रभु श्री राम सागर के जैसे गर्जन करते हुए गंभीर स्वर में वो बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, फ्री का नंबर। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर का ये भी रहेगा, मतलब आपको इन दोनों लाइनों का व्याख्या करना है, नीचे का जो है, ठीक है। तीसरा है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे, तो भैया भरत श्री राम जी को लेने चित्रकूट गए थे, क्योंकि भरत नहीं चाहते थे कि हम श्री राम जी से अलग रहें, वो चाहते थे हम सब साथ रहें। सिर्फ भरत की मां कैकेयी जी चाहती थी पहले, अब वो भी नहीं चाहती, ठीक है, कि श्री राम जी उनके साथ रहें। अब वो चाहती है श्री राम जी रहें, पहले चाहते थे कि सारा राज्य भरत को ही मिल जाए। चौथा, अयोध्या का राज्य किसे मिला था, तो भैया श्री राम जी को तो वनवास हो गया था, तो अयोध्या का राज्य भारत को मिला था, इसीलिए सब कांड हुआ भाई। इसीलिए कैकेयी जी ने जो है इतना ड्रामा किया, ताकि उनके पुत्र को मिल जाए राज्य। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, भैया इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार होगा, ठीक है। अनुप्रास क्यों है, क्योंकि यहां पे गा वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, तो यह अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, वही प्रोसेस समझ में आ रहा है भाई, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ भी रहे होंगे अच्छे से। देखो, तदंतर डॉट 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 करके निर्निध जैसी, ऐसे लिखना है, तदंतर बैठी डॉट 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 करके निर्निध जैसी। पहला है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया तो देखो, हम संदर्भ के रूप में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त, दोनों तरीका सही है। तो देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत, साकेत जो है ना, मैथिली शरण गुप्त जी का एक बहुत फेमस महाकाव्य है। महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। तो ये रहा आपके कवि का नाम, इसको ब्लैक से लिखना, ये रहा शीर्षक का नाम, और 2 नंबर बच्चों आपके नाम। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। 2 नंबर आपका फिक्स, क्योंकि शीर्षक का नाम यहां पे आ गया और कवि का नाम यहां पे आ गया, 2 नंबर फिक्स है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा, अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, किसकी व्याख्या करनी है, वो चंद्रलोक था कहां चांदनी में ऐसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी, इसकी व्याख्या करनी है। चलो भैया कर देते हैं इसकी व्याख्या, ध्यान से। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे दूसरा और बढ़िया से लिखेंगे। पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्र में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा, हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा तो बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र जल गंभीर गर्जन कर रहा हो। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। थोड़ा सा बढ़ा के भी लिख देना भाई, स्टार्टिंग में जो और जो उसके ऊपर की लाइनें हैं ना, उसका भी मीनिंग थोड़ा लिख देना, काम खत्म है। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा, भरत किसे लेने चित्रकूट गए थे, तो ये तो आसान ही है, भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे, 2 नंबर। बाकी तीनों क्वेश्चन हलवा है। चौथा, अयोध्या का राज्य किसे मिला था, तो इसका आंसर होगा अयोध्या का राज्य भरत को मिला था, क्योंकि श्री राम जी को तो वनवास हो ही गया था। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे आ जाओ बच्चा बाड़ी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें होगा बच्चों उपमा और अनुप्रास अलंकार, 2 नंबर। मतलब 10 में 10
इसका भी फिक्स हो जाएगा अगर ऐसे करके आओगे। अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर हम थर्ड वाला देखेंगे। चलो भैया स्क्रीनशॉट में ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए भैया अब लास्ट वाला तीसरा देखेंगे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये श्रद्धा मनु चैप्टर से है जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए ना, उन्हीं में से मैंने पद्यांश भी लिया है, तो ये समझ जाना। जैसे देखो भैया ये वाला पद्यांश वन ऑफ द टफेस्ट है, बहुत इजी नहीं है भैया, ध्यान देना। देखो क्या होता है, यहां पे श्रद्धा और मनु के बीच संवाद हो रहा है, तो कुछ तो श्रद्धा जी मनु से क्वेश्चन करती हैं। क्या करती हैं वो देखो। कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो इसमें क्या कह रही हैं वो देखो। कौन तुम कौन हो संस्कृत जलनिधि तीर, संस्कृत का मतलब संसार रूपी, जलनिधि सागर के तीर किनारे पर, तरंगों से तरंगों द्वारा फेंकी गई मणि यानी कि रत्न के समान एक, तुम कौन हो। मतलब तुम कौन हो जिस प्रकार संसार रूपी सागर जो है वो अपने किनारों पर जो है मड़ियों को फेंक देती है, तरंगों से अपने किनारे पर मड़ियों को फेंक देती है, उसी प्रकार कर रहे इस निर्जन का मतलब सुनसान जगह का चुपचाप प्रभा यानी कि अपनी कांति की धारा से अभिषेक यानी कि तिलक, तुम कौन हो। मतलब कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, मतलब तुम कौन हो जिस प्रकार संसार रूपी सागर से तरंगों के द्वारा अपने किनारे पर मड़ियों को यानी कि रत्नों को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार तुम इस सांसारिक प्रलोभनों में फेंके गए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मतलब कर रहे हो तुम इस निर्जन इस सुनसान जगह का अपनी कांति से तिलक यानी कि अभिषेक कर रहे हो, तुम कौन हो। ठीक है, इस सुनसान जगह में तुम कौन हो। आगे देखो, मधुर विश्रांत और एकांत, मधुर का मतलब मधुर, विश्रांत थका हुआ और एकांत जगत इस संसार का सुलझा हुआ रहस्य, सुलझे हुए रहस्य के समान तुम कौन हो। मतलब मधुर, थके हुए और एकांत इस जगत में सुलझे हुए रहस्य के समान, इस संसार में सुलझे हुए रहस्य के समान तुम कौन हो। एक करुणामय सुंदर मौन, और आपका जो मन है वो करुणामय है और सुंदर मौन, सुंदर और मौन है, और चंचल, और आपके चंचल मन ने का आलस्य धारण कर लिया। मतलब आप जो है करुणा से परिपूर्ण है और आपके चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है, तुम कौन हो। मतलब श्रद्धा जी जो है मनु से प्रश्न करते हुए कहती हैं। चलो भैया अब देखो क्वेश्चन क्या है। पहला, उपरीत पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, 2 नंबर फिक्स। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका व्याख्या करना है, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, अभी मैं बताऊंगा। 2 इसका भी फिक्स। अगला देखो, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है, तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं, बस हो गया। अगला, कौन अपनी कांति से वीराने को स्वाभायमान कर रहा है, तो मनु जो भव्य पुरुष है वो अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, मनु। 5वां, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो है रूपक अलंकार होगा, 2 नंबर यहां पर भी फिक्स। अब इसका आंसर लिखना तो ऐसे लिखना, कौन तुम डॉट 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 करके का आलस्य, ऐसे लिख दिया मैंने। पहला क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, लेकिन हम संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। मतलब जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है कामायनी, आपको पता होगा, ये उसी से लिया गया, उसका शीर्षक है। तो ये हमारा हो गया कवि का नाम, देखो ये कवि का नाम हो गया, ये शीर्षक का नाम हो गया और 2 नंबर आपके नाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिखना,
प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु कविता से अवतरित है। बस हो गया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है। कौन तुम संसृत जल तीर तरंगों से फेंकी मड़ी एक, इसकी व्याख्या करनी है। तो हेडिंग डालो बढ़िया सा, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो, प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा से उनका परिचय पूछ रही है, श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट भाई, ऐसे लिख देना। तीसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है भैया? तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। 2 नंबर कंप्लीट। फ्री का नंबर है बेटा, लूट लो। कौन अपनी कांति से वीरानों को शोभायमान कर रहा है? तो देखो, मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है बेटा। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। एट लास्ट क्वेश्चन है, प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें रूपक अलंकार होगा। ऐसे करके आओगे 10 में 10 लेकर आओगे भैया। बहुत सिंपल है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और फाइनली इसका। तो मतलब आज मैंने आपको बता दिया क्लास 12 हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश को ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत आसान शब्दों में मैंने प्रकट किया है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा। तो भैया ये पूरा क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता देना। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। बाकी हम चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।